ओके गाइस, तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग के ऊपर होने वाली है। ओके, इससे पहले हमने जो है वो एड्रीनर्जिक ड्रग को पढ़ लिया था। अब जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। एड्रीनर्जिक ड्रग। ओके गाइस, इसी का जो है वो दूसरा नाम जो है वो सिंपैथोलिटिक ड्रग है। ओके, हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि इसको जो है ऑल्सो नोन एज सिंपैथोलिटिक, यानी कि जो ड्रग जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम को तोड़ने का काम करेगी, तो वो एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग जो है वो कहलाएगी। ओके, सिंपैथोलिटिक ड्रग। जनरली अगर हम बात करें कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम पर जो रिसेप्टर थे, यानी कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर थे वो क्या थे, अल्फा और बीटा थे। ओके, सो जो भी ड्रग जो है वो अल्फा और बीटा के अगेंस्ट काम करेगी या उनको ब्लॉक कर देगी वो कहलाएगी एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग। ओके, सो जनरली जो ये ड्रग है वो किन किन रिसेप्टर के ऊपर काम करेगी, तो जनरली ये जो है वो अल्फा और बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करने का काम करेगी। ओके, सो sympatholytic drug blocks the receptor of sympathetic system। ओके, सो ये सिंपैथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक कर देगी। सिंपैथेटिक सिस्टम के जो रिसेप्टर थे मेनली अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर थे। ओके, बीटा रिसेप्टर। देन अल्फा के अंदर भी जो है वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और बीटा के अंदर कौन कौन से थे, बीटा 1 एंड बीटा 2। सो ये जो है वो सिंपैथेटिक सिस्टम में रिसेप्टर्स थे। ओके, तो जो दवाई इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी वो कहलाएगी एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग या फिर सिंपैथोलिटिक ड्रग। ओके, नाउ अगर हम अल्फा रिसेप्टर की बात करें तो अल्फा रिसेप्टर को जनरली किस तरह से जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। अल्फा रिसेप्टर को जो है अगर हम बात करें तो अल्फा 1 रिसेप्टर को कुछ दवाई ऐसी होंगी जो अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। तो अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। कुछ दवाइयां ऐसी होंगी जो अल्फा 2 रिसेप्टर को जो है ब्लॉक करेंगी, अल्फा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ओके, और कुछ दवाइयां ऐसी होंगी जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 दोनों को ही जो है वो ब्लॉक कर देंगी। तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 रिसेप्टर को आर से लिख रहा हूं मैं, और ब्लॉकर के लिए हैश वाला साइन जो है वो मैं बना रहा हूँ। ओके, अगर हम बीटा की बात करें, बीटा रिसेप्टर में जनरली अगर हम बीटा रिसेप्टर की बात करें तो इसमें भी सेम ऐसे ही होगा। बीटा रिसेप्टर में भी कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो बीटा 1 रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करेगी। ओके, सो बीटा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर। कुछ ड्रग ऐसी होगी जो बीटा 2 रिसेप्टर को जो है ब्लॉक करेगी, सो बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। और कुछ ड्रग ऐसी होगी जो बीटा 1 प्लस बीटा 2 दोनों को जो है वो ब्लॉक कर देगी, बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर। ओके, सो गाइज अगर ये जैसे इस वाली फॉर्म में बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर है तो इसको हम कहेंगे नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर। इस स्टेट को क्या कहेंगे हम, नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर। सो कंबाइनली बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर इज कॉल्ड एज नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर। जबकि अगर हम खाली बीटा 1 ब्लॉकर की बात करें तो ये कहलाएगा सेलेक्टिव ब्लॉकर, और बीटा 2 की भी अगर हम बात करें तो सेम एज इट इज ये भी जो है सेलेक्टिव ब्लॉकर होगा, सेलेक्टिव ब्लॉकर। ओके, अगर हम अल्फा 1 रिसेप्टर ब्लॉकर की बात करें तो ये भी जो है सेलेक्टिव ब्लॉकर है, सेलेक्टिव ब्लॉकर। अल्फा 2 अगर अलोन ब्लॉक हो रहा है तो ये भी सेलेक्टिव ब्लॉकर है, और अगर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कंबाइनली ब्लॉक हो रहा है तो ये नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर। ओके, तो ये तो बात हो गई रिसेप्टर्स की जनरली। ओके, अब हम जो है बारी बारी से एक एक चीज को जो है वो पढ़ लेंगे। ओके गाइज, अगर हम अल्फा रिसेप्टर से शुरू करें, सो अगर हम अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर की बात करें, अल्फा ब्लॉकर। सो जनरली अल्फा ब्लॉकर के अंदर हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले वो क्या पढ़ेंगे, अल्फा 1 ब्लॉकर। ओके,
सो अल्फा 1 ब्लॉकर को जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे गाइज, हमने जैसे पढ़ा था कि जो अल्फा 1 रिसेप्टर होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है, मेनली हमने उसको 3 जगह पर पढ़ा था। ओके, और उसमें जो है आई में था, ब्लड वेजल्स में था और यूरेथ्रा में था। ओके, सो जो आई में जो ब्लड वेजल्स में था वो अल्फा 1 काम करवा रहा था, वो कंस्ट्रिक्शन का जो है वो काम करवा रहा था, यानी कि अल्फा 1 स्टिमुलेट अगर हो रहा था तो वेजल का कंस्ट्रिक्शन करवा रहा था, दैट मीन्स वेजो कंस्ट्रक्टिव इसका इफेक्ट था। बट यहाँ पर जो है वो ब्लॉक हो गया है, तो ब्लॉक होने की वजह से इसका इफेक्ट क्या आ जाएगा, वेजो डायलेशन का। ओके, सो अल्फा 1 ब्लॉक हुआ तो उसकी वजह से इफेक्ट क्या आया, वेजो डायलेशन का। अगर हम बात करें अल्फा 2 ब्लॉकर की, सो अल्फा 2 ब्लॉकर जो है जनरली क्लिनिकली जो प्रैक्टिस होती है उसके अंदर अल्फा 2 ब्लॉकर का ऐसा सच कोई रोल नहीं होता है। ओके, सो क्लिनिकली नॉट यूज रहता है ये। ओके, अल्फा 2, सो अल्फा 2 क्या होता है, क्लिनिकली नॉट यूजफुल। लेकिन गाइस हम बात करें कि अल्फा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट कहाँ पर होता है, तो जैसे कि हमने बताया कि जो अल्फा 2 रिसेप्टर होता है वो प्रीसिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक दोनों जगह जो है ये मौजूद रहता है। ओके, सो यहाँ पर भी मौजूद होगा अल्फा 2 रिसेप्टर, और साथ साथ यहाँ पर भी जो है वो अल्फा 2 रिसेप्टर मौजूद होगा। लेकिन गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर वो प्री सिनेप्टिक है और ये पोस्ट सिनेप्टिक है, अगर प्री सिनेप्टिक पर अल्फा 1 प्रेजेंट है तो ये जो है एज ए ब्रेक की तरह काम करेगा, यानी कि ये स्टिमुलस को समवॉट ब्रेक लगाने का काम करेगा। जबकि पोस्ट सिनेप्टिक के अंदर जो है काम करेगा ये एज इट इज इस तरह काम करेगा जैसे अल्फा 1 काम कर रहा है। ओके, सो अगर वो प्री सिनेप्टिक पर है तो एज ए ब्रेक की तरह से काम करेगा अल्फा 2, और अगर वो पोस्ट सिनेप्टिक पर है तो इसका काम सेम एज इट इज वो होगा जो अल्फा 1 का काम है। ओके, जिस तरह से अल्फा 1 काम कर रहा है उसी तरह से ये काम कर रहा है। अगर हम बात करें इसमें थर्ड कैटेगरी की, तो जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या थी, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कंबाइनली ब्लॉकर। गाइस जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अल्फा 1 कहाँ पर प्रेजेंट था, ब्लड वेजल्स में प्रेजेंट था, तो यहाँ पर जो है वो क्या होगा, ब्लड वेजल में ये प्रेजेंट था अल्फा 1, तो ये तो ब्लॉक कर दिया तो वेजो डायलेशन हो जाएगा। ओके, सो वेजो डायलेशन तो यहाँ पर इफेक्ट आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ और क्या इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि अल्फा 2 ब्लॉक हो रहा है। गाइस हमने बताया था कि अल्फा 2 का काम था कि जो भी सिग्नल आ रहा है उसको ब्रेक लगाने का। सो अगर अल्फा 2 ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि यहाँ पर ब्रेक लगाने का काम खत्म हो गया है, दैट मीन्स ये कि ओवर स्टिमुलेशन होगा और उसकी वजह से ओवर एक्साइटेशन होगा। ओके, और इस ओवर एक्साइटेशन की वजह से जनरली होगा क्या कि सीवियर टैकीकार्डिया हो जाएगा, क्योंकि अल्फा 2 जो है वो ब्लॉक हो चुका है, उसका जो काम था वो ब्रेक लगाने का था जनरली, तो वो ब्रेक नहीं लगा पाएगा। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, सीवियर टैकीकार्डिया हो जाएगा। सो सीवियर टैकीकार्डिया। सो अगर हम अल्फा 1 को ब्लॉक कर रहे हैं तो उससे सीवियर टैकीकार्डिया नहीं होगा। वेजोडाइलेशन यहाँ पर भी हो रहा है और वेजोडाइलेशन यहाँ पर भी हो रहा है। ओके, लेकिन अल्फा 1 ब्लॉक करने के बाद में जो है वहां पर सीवियर टैकीकार्डिया नहीं हो रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है वो वेजोडाइलेशन के साथ साथ में सीवियर टैकीकार्डिया हो रहा है। साथ ही साथ जो है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 ब्लॉकर जो है, जिसको हम नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर कह रहे हैं, इसको यूज किया जाता है सीवियर हाइपरटेंशन में, यूज्ड इन सीवियर हाइपरटेंशन। ओके, तो सीवियर हाइपरटेंशन की कंडीशन के अंदर अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कंबाइनली ब्लॉकर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, नाउ क्योंकि यहाँ पर जो है जनरली हुआ क्या था कि जो अल्फा 2 था उसने ब्रेक लगाने का काम कर था, लेकिन अगर उसे ब्लॉक कर दिया गया है तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो समवट जो स्टिमुलस है उस पर या जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है उस पर उसको मतलब मिनिमाइज नहीं किया जाएगा, उसको जो है एक तरह से वो अपनी मर्जी से ओवर स्टिमुलस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है अल्फा 2 का जो है वो ब्लॉक हो चुका है। ओके, नाउ अब हम नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर के बारे में बात कर लेते हैं। सो जो नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है, नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर, तो जनरली नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर जो था वो क्या था, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 कंबाइंड ब्लॉक। ओके, सो नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर के अंदर जो है वो मेनली जो है इसकी दो कैटेगरी हो जाती है, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। ओके, सो एक हो जाता है रिवर्सिबल और एक हो जाता है इरिवर्सिबल। ओके, जो रिवर्सिबल होता है गाइस वो शॉर्ट एक्टिंग होता है और जो इरिवर्सिबल होता है वो लॉन्ग एक्टिंग होता है। सो रिवर्सिबल का क्या होता है, शॉर्ट एक्टिंग, और इरिवर्सिबल का क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग इफेक्ट होता है इसका। ओके, सो अगर हम इसके एग्जांपल की बात कर लें, रिवर्सिबल के अंदर एग्जांपल क्या क्या है। ओके, सो जनरली एग्जांपल के अंदर जो है फेंटोलामाइन, और टोलाजोलिन।
सो ये जो एग्जांपल हैं ये रिवर्सिबल के हैं, ओके, रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर हैं जिसमें फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन जो है वो रिवर्सिबल के एग्जांपल हैं। अगर हम बात करें इरिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर की, सो इसका जो एग्जांपल है वो है फिनॉक्सीबेंजामीन, फिनॉक्सीबेंजामीन। ओके गाइस, जो फिनॉक्सीबेंजामीन है इसको जनरली यूज किया जाता है किसके अंदर, जो फियोसाइटोक्रोमा के जो पेशेंट होते हैं, ओके, तो उसके अंदर जो है इस ड्रग का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो यूज्ड इन फियोसाइटोक्रोमा। ओके, सो जनरली इसका इस्तेमाल जो है वो, ओके, सो नाउ हम बात करते हैं कि जो रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है उनका यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो जो रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर्स हैं जनरली इनको दो ही जगह पर जो है वो यूज किया जाता है, ओके। एक जो है वो है चीज रिएक्शन में, हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, और दूसरा जो है वो क्लोनिडीन विड्रॉल रिएक्शन में जो है, या क्लोनिडीन विड्रॉल की जो कंडीशन होती है उसमें जो है जो रिवर्सिबल वाला है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। सो जनरली चीज रिएक्शन की अगर हम बात करें, चीज रिएक्शन, तो गाइस जनरली होता क्या है कि चीज के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया था, ओके। सो वो एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, टायरामीन। और ये जो टायरामीन होता है जनरली होता क्या है कि हमारे जो जीआईटी सिस्टम होता है उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, ओके, माओ के नाम से, आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। जनरली होता है क्या है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो टायरामीन होता है ये जो माओ एंजाइम है ये टायरामीन को जो है वो डिग्रेडेट कर देता है, और उसकी वजह से जो है वो क्या होता है, अपना इफेक्ट टायरामीन एंजाइम नहीं दे पाता है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है कि जिसके अंदर जो ये माओ एंजाइम है ये समवॉट जो है इसमें कुछ डिफेक्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि टायरामीन जो होता है वो डिग्रेडेड नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, सीवियर हाइपरटेंशन हो जाती है। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम कहते हैं चीज रिएक्शन, ओके। सो जनरली था क्या कि जो चीज होती है, चीज हैव टायरामीन, ओके, और हमारे जीआईटी के पास में क्या है, MAO एंजाइम। सो जनरली होता क्या है कि जो टायरामीन है उसके ऊपर MAO एंजाइम आके लगता है और उसको डिग्रेडेट कर देता है, ओके। बट अगर कंडीशन ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर है, बट अगर जो है वो नहीं तोड़ पा रहा है, इफ नॉट ब्रेक, तो वो क्या कॉज करता है, वो फिर जो है सीवियर हाइपरटेंशन को जो है वो कॉज कर देता है। तो कॉजेज सीवियर हाइपरटेंशन, ओके। सो इस कंडीशन को जो है ट्रीट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर का। यानी कि जो ये चीज रिएक्शन के नतीजे में जो ये सीवियर हाइपरटेंशन हुआ है इसको ट्रीट किया जाता है किससे, रिवर्सिबल में, यानी कि रिवर्सिबल जो सेलेक्टिव ब्लॉकर है, सॉरी रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर है, उसके जरिए इसको ठीक किया जाता है, ओके। दूसरी गाइस हमने कंडीशन पढ़ी थी रिबाउंड हाइपरटेंशन की, और रिबाउंड हाइपरटेंशन के अंदर भी क्या पढ़ा था हमने, क्लोनिडीन विड्रॉल, क्लोनिडीन विड्रॉल। गाइस जनरली क्लोनिडीन विड्रॉल के बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि होते क्या, फॉर एग्जांपल कोई पेशेंट है जिसने जो है वो क्लोनिडीन को जो है वो ले रहा है पिछले 3 महीने से, ओके, और उसका इनिशियली जो था वो 160 जो है उसका ब्लड प्रेशर था, ओके। कोई पेशेंट था जिसका 160/90 जो है वो ब्लड प्रेशर चल रहा था, तो उसमें जो है फिर क्लोनिडीन दी गई उसको, और उसके बाद में फिर उसका जो है 120 तक के जो है उसका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर था वो आ गया था, ओके। सो ये 3 महीने से दवाई खा रहा था और दवाई अपना काम कर रही थी। बट अगर उसने जो है कुछ दिन के बाद में सोचा कि भाई अब तो जो ब्लड प्रेशर है वो तो मेंटेन हो ही गया है, तो अब छोड़ देते हैं। अब उसने मतलब उसने जो मेडिसिन ले रहा था वो लेनी छोड़ दी, तब होगा क्या कि कुछ दिनों के बाद में जो है वो जो 160 था वो 160 से ज्यादा होकर अप्रोक्सीमेटली 240 260 तक के जो है वो हो जाएगा, ओके। और ये जो इंक्रीजमेंट होगा इसी को ही कहा जाएगा रिबाउंड हाइपरटेंशन। सो ये कंडीशन हो जाएगी एक जिसमें जो ब्लड प्रेशर पहले 160 तक के था लेकिन अब जो है वो इंक्रीज होकर 240 260 तक हो गया है। सो इस कंडीशन को ही क्या कहा जा रहा है, रिबाउंड हाइपरटेंशन, ओके, रिबाउंड हाइपरटेंशन। तो जो रिबाउंड हाइपरटेंशन वाली जो कंडीशन है इसको ठीक करने के लिए जो है वो फिर जो है वो फेंटोलामाइन या टोलाजोलिन का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ओके। सो इस कंडीशन के अंदर क्या यूज किया जाता है, रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स, ओके।
या हम कह सकते हैं रिवर्सिबल नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है इस कंडीशन को क्योर करने के लिए। ओके ओके सो नाउ अब हम डिस्कस करेंगे सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर्स की। ओके सो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। सो अल्फा 1 ब्लॉकर जनरली अगर हम बात करें सो अल्फा 1 ब्लॉकर इसके मेनली जो एग्जांपल होते हैं वो हर वो दवाई जिसमें लास्ट में जोसिन आ रहा है वो इसमें दैट मीन्स कि वो अल्फा 1 ब्लॉकर है, जैसे पैराजोसिन या प्राजोसिन, टेराजोसिन, लास्ट में जोसिन आ रहा है। ओके डॉक्साजोसिन, एल्फोजोसिन, तो इनमें सब में जो है लास्ट में जोसिन आ रहा है। तो ये सारी क्या है अल्फा 1 ब्लॉकर है। ओके सो जनरली ये जो सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर थी जनरली इसको जो है ये शॉर्ट एक्टिंग थी, हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो इसको जो है वो यूज किया जाता है यूज्ड इन माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन। ओके सो इनको जो है वो माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन में यूज किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो है इसका जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया वाले पेशेंट हैं बीपीएच वाले उसके अंदर भी जो है इन ड्रग्स को जो है वो यूज किया जा रहा है। क्योंकि जो जैसे कि हमने बताया पहले भी कि अल्फा 1 रिसेप्टर जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट था, तो वो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट था, वो जो है आई में प्रेजेंट था, वो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में प्रेजेंट था। ओके तो जो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में जो जब ये प्रेजेंट था तो जनरली इसने करा क्या था कि जो यूरिथ्रा था उसको जो है इसने क्योंकि प्रोस्टेट जो है वो आउटसाइड भी इंक्रीज कर रहा था और इनसाइड भी जो है वो इंक्रीज कर रहा था। सो जनरली इसने करा क्या था कि जो ये ल्यूमन था यूरिथ्रा का उसको नैरो कर दिया था। ओके सो अल्फा 1 ब्लॉकर जनरली करता क्या है कि जो मेनली पहले तो अल्फा 1 की बात करते हैं, अल्फा 1 रिसेप्टर होता है वो क्या करता है यूरिथ्रा को कंस्ट्रिक्ट करवाता है। ओके सो जो बीएचपी के जो पेशेंट होते हैं यानी कि जो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी के जो पेशेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो प्रोस्टेट होता है वो बाहर और अंदर दोनों साइड से ग्रो करता है और जो ये पाथवे उसको नैरो कर देता है। ओके सो अगर ऐसे पेशेंट को हम अल्फा 1 ब्लॉकर दे दें तो अल्फा 1 ब्लॉकर देने से क्या होता है कि जो ये रास्ता है क्योंकि जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है अल्फा 1 क्या कर रहा था कंस्ट्रिक्शन कर रहा था, सो जो ये कंस्ट्रिक्शन हो रहा है उससे जो है रिलीफ मिल जाता है, लेकिन ये सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है। ओके ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा कि जो कंस्ट्रिक्शन मौजूद है उसको जो है ये ठीक करेगा यानी कि सिम्टम्स को ठीक करेगा, बट ये जो है इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। ट्रीटमेंट के लिए जो है वो फिर जो ये प्रोस्टेट है इसके साइज को जो है वो कम किया जाएगा। ओके सो जनरली जो बीपीएच वाले हैं उनको जो है अल्फा 1 ब्लॉकर दिया जा सकता है। ओके और साथ ही साथ किसमें इस्तेमाल होता है जो ये माइल्ड टू मॉडरेट हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। ओके लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जनरली इन दवाइयों के। सो इनके साइड इफेक्ट्स क्या है, अगर हम साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो गाइस जो साइड इफेक्ट करती है वो क्या करती है कि एक तो ये पोस्टरल हाइपोटेंशन कर देती है यानी कि बहुत ज्यादा जो है वो बीपी को जो है वो डिक्रीज कर देती है, और पोस्चरल यानी कि वो किसी पोस्चर से रिलेटेड है। इसको हम ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन भी कहेंगे और फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन भी कहेंगे यानी कि इनके साइड इफेक्ट को। ओके साइड इफेक्ट के अंदर क्या क्या आएगा, पोस्चरल हाइपोटेंशन, ओके ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन। गाइस यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पर जो ये हाइपोटेंशन है हाइपरटेंशन नहीं है, या फिर जो है फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन। इन सब का कहने का मीन क्या हुआ, अगर हम बात करें पोस्चरल हाइपोटेंशन की तो जनरली ऐसे पेशेंट में देखा जाएगा कि जो पेशेंट है वो जब तक के बैठा हुआ था या लेटा हुआ था तो उसका बीपी ठीक था, लेकिन जैसे ही वो खड़ा होगा तो उस टाइम पर क्या होगा स्टैंडिंग पोजीशन में उसका बीपी कम हो जाएगा। ओके सो उसको कहा गया पोस्चरल हाइपोटेंशन। ऑर्थोस्टेटिक का मीन भी सेम ही है कि मतलब जब वो स्टैंडिंग पोजीशन पर आएगा तो उसका बीपी फॉल कर जाएगा। फर्स्ट डोज हाइपोटेंशन का मीन ये है कि ऐसे पेशेंट में जो है वो इनिशियल डोज के अंदर ये देखा जाता है कि बीपी जो है वो एकदम से जो है वो फॉल करने लगा है। ओके सो गाइस अगर हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको जो है सिर्फ बीपीएच की ही दिक्कत है, उसको जो है हाइपरटेंशन की दिक्कत नहीं है, तो ऐसे पेशेंटों को तो ओके सो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको जो है वो सिर्फ जो है वो बीपीएच की दिक्कत है, उसको हाइपरटेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर हम ऐसे पेशेंट को जो है अल्फा 1 ब्लॉकर देंगे तो उनके अंदर तो पोस्चरल हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी, जो कि मतलब उनके लिए अनवांटेड है क्योंकि उनको तो हाइपरटेंशन की भी शिकायत नहीं थी। तो ऐसे पेशेंटों के अंदर क्या किया जाएगा, क्योंकि हमने अल्फा 1 ब्लॉकर दिया, अल्फा 1 ब्लॉकर ने क्या साइड इफेक्ट दिखाया था कि पोस्चरल हाइपोटेंशन करवाया था। ठीक है ये बीपीएच को क्योर कर रहा है, लेकिन ये हाइपरटेंसिव जो पेशेंट है उनमें
में भी जो है ये अपना असर कर रहा है। लेकिन अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है ही नहीं तो उस कंडीशन के अंदर तो ये जो है अपना इफेक्ट जो है कुछ ज़्यादा ही मतलब वैसा शो करेगी। तो ऐसे पेशेंटों के अंदर जो है फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ बनी बाद में रिसर्चेस हुई कि जिन्होंने जो है जिनमें मेनली उन दवाइयों के नाम के अंदर अगर हम बात करें तो टैमसुलोसिन और सिलोडोसिन, इन दवाइयों ने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, इन्होंने जो है वो जो BHP था उसको जो है ठीक किया, यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी को इन्होंने जो है ठीक किया, और इन्होंने जो है वो जिसे कहते हैं कि जो हाइपोटेंशन वाला जो मसला था वो जो है इन्होंने क्रिएट नहीं किया। सो डज नॉट कॉज पोस्चरल हाइपोटेंशन। ओके, सो इन्होंने जो है पोस्चरल हाइपोटेंशन को जो है क्रिएट नहीं करा। और ये बाद में जब पता चला कि जो अल्फा रिसेप्टर थे उसमें भी जो है 2 रिसेप्टर थे। ओके, अल्फा रिसेप्टर में भी अल्फा 1A एंड अल्फा 1A एंड अल्फा 1B, ये 2 रिसेप्टर थे। ओके, जो अल्फा 1A वाला रिसेप्टर था ये प्रोस्टेट में प्रेजेंट होता था, और जो अल्फा 1B वाला रिसेप्टर था, B फॉर ब्लड वेसल्स, तो ये ब्लड वेसल्स में जो है प्रेजेंट था। ओके, तो जो प्रोस्टेट वाला था, तो जो यहाँ पे जो टैमसुलोसिन और सिलोडोसिन थी, ये जनरली थी क्या, ये ड्रग जो है वो अल्फा 1A ब्लॉकर है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्रोस्टेट से मसला था इन पेशेंट में, यानी कि जो BPH वाले जो पेशेंट थे उनका सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट का मसला था, उनके साथ में हाइपरटेंशन का कोई मसला नहीं था। इसलिए हमने इसलिए बाद में जो रिसर्चेज हुई तो उसमें जो है ये पता चला कि जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं वो अपने आप में अल्फा 1A एंड अल्फा 2B रिसेप्टर्स होते हैं, और अगर प्रोस्टेट की दिक्कत को ठीक करना है तो अल्फा 1A ब्लॉकर को जो है वो यूज किया जाएगा। ओके, और ऐसे पेशेंट में जिनमें हाइपरटेंशन की कोई दिक्कत नहीं थी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो ट्रीटमेंट बनेगा वो प्रोस्टेट वाला बनेगा, यानी कि अल्फा 1A ब्लॉकर उनमें दिया जाएगा। ओके, उसके अलावा और किन डिजीज के अंदर जो है वो अल्फा 1 ब्लॉकर का इस्तेमाल किया जाता है, तो जो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीजेज होती हैं, यानी कि जो पेरिफेरल वस्कुलर जो डिजीजेज हैं जनरली उसमें होता है क्या, मेनली अगर हम बात करें तो देखा जाता है कि जो सर्दियों के टाइम पे क्या होता है कि जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उनके पेरिफेरल पर जो मतलब फॉर एग्जांपल अगर हाथ हैं या फिर जो है पैरों की अगर हम बात करें उंगलियां हैं, तो क्या होती है वो वहाँ पर समवॉट इस्कीमिया होने लगता है, क्योंकि वो वहाँ पर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ कोल्ड जो वेजल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो हीट लॉस को प्रिवेंट करना चाहती हैं। ओके, तो उसकी वजह से कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से वो ब्लूइश कलर की हो जाती है। ओके, सो जो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज होती है उसको भी जो है वो प्रिवेंट करने के लिए जो है वो अल्फा 1 ब्लॉकर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, साथ ही साथ अगर हम बात करें रेनॉल्ड डिजीज, ओके, तो रेनॉल्ड डिजीज है उसके अंदर भी क्या है कि इसमें जो पेशेंट है वो उसकी जो स्किन होती है वो मतलब सर्दियों में जो है क्या होता है कि ब्लूइश कलर की हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन। ओके, सो उसकी वजह से जो है वो ब्लूइश हो जाती है, तो इसको जो है क्योर करने का भी जो काम होता है वो अल्फा 1 ब्लॉकर देकर इनको क्योर किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा जो है अल्फा 1 ब्लॉकर का इस्तेमाल और कहाँ पर किया जाता है, तो जो स्कॉर्पियन स्टिंग, अगर किसी स्कॉर्पियन ने जो है वो अपना स्टिंग किसी पेशेंट में जो है वो मतलब उसको कर दिया है, तो उस पर वहां पर भी क्या होता है कि सेम वही फिनोमिना होता है, वेजल कंस्ट्रिक्शन हो जाता है। तो क्योंकि जो वो इसका जो भी विनोम होता है जो भी उसके स्टिंग से निकलता है तो वो क्या करता है, वो अल्फा 1 को स्टिमुलेट कर देता है, तो वेजल उससे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो ऐसी कंडीशन के अंदर, बल्कि इसमें तो ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो स्कॉर्पियन स्टिंग में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो पैराजोसिन ही है। ओके, सो इनका काम वही है कि ये वेजल को डायलेट कर देती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर। ओके, अब हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर की। ओके, सो बीटा ब्लॉकर, अगर हम गाइस बीटा ब्लॉकर की बात करें तो हमने पहले भी जैसे डिस्कस किया कि या तो वो सिलेक्टिव होगा या फिर जो है वो होगा नॉन सिलेक्टिव। अगर हम नॉन सिलेक्टिव की बात करें तो नॉन सिलेक्टिव के अंदर जनरली क्या होगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर। अगर हम सिलेक्टिव की बात करें तो या तो वो बीटा 1 ब्लॉकर होगा या फिर जो है वो बीटा 2 ब्लॉकर होगा। ओके, तो या तो बीटा 1 ब्लॉकर होगा या फिर बीटा 2। अगर हम बात करें बीटा 2 की तो जनरली ये क्लिनिकली इसका कोई यूज नहीं होता है, नो क्लिनिकल यूज।
जैसे कि हमने अल्फा 2 के अंदर बात करी थी कि उसका कोई क्लिनिकल यूज नहीं था, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी जो बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है या बीटा 2 ब्लॉकर है उसका कोई क्लिनिकल यूज नहीं है। अगर हम बात करें बीटा 1 और बीटा 2 की, तो अगर हम बात करें बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट थे, तो बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में प्रेजेंट थे, ओके। और बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ पर प्रेजेंट थे, हमने पिछली वीडियो में अपनी बात करी थी। तो जो बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं वो हार्ट के अलावा इन्हें एक्स्ट्रा कार्डियक प्लेसेस पर प्रेजेंट है, जैसे कि लंग्स पर, जैसे कि मसल्स पर, ओके। तो वो जो है वो नॉन कार्डियक जो रीजन है वहां पर प्रेजेंट होते हैं। सो अगर बीटा 1 प्लस बीटा 2 को कंबाइनली ब्लॉक कर दिया जाए तो इससे क्या होगा, बीटा 1 हार्ट में प्रेजेंट था तो कार्डियक कॉज को जो है वो ठीक किया जा सकता है। सो कार्डियक यूजेस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस जो बीटा 2 थे जो हार्ट के अलावा और कहीं कहीं पर मौजूद थे, तो वहां पर यानी कि कह सकते हैं हम एक्स्ट्रा कार्डियक के अंदर भी जो है इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, ओके। सो बीटा 1 बीटा 2 का कंबाइनली यूज कहाँ हम कार्डियक यूज में भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कार्डियक यूज के अंदर भी हम इसको कर सकते हैं। जबकि अगर हम बीटा 1 ब्लॉकर की बात करें तो बीटा 1 ब्लॉकर, क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है हार्ट में, तो इसलिए जो है इसका कार्डियक यूज में जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है, कार्डियक यूज, ओके। नाउ अगर हम बात करें बीटा 2 रिसेप्टर की, तो जनरली जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है उसको यूज जनरली नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है अभी हम डिस्कस करते हैं। हमें जो है बीटा 2 रिसेप्टर को जो है थोड़ा सा रिकॉल करने की जरूरत है कि बीटा 2 रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ओके। सो अगर हम बीटा 2 रिसेप्टर की बात करें तो हमने वीडियो में पढ़ा था कि बीटा 2 जो है वो ब्रोंकस में प्रेजेंट होता है, वो ब्लड वेजल्स में प्रेजेंट होता है। ब्रोंकस में क्या काम करता है, वो ब्रोंकस के अंदर जो है वो जो डायलेट करने का काम करता है, यानी कि ब्रोंकियो डायलेटर इफेक्ट देता है। ब्लड वेसल्स के अंदर जनरली क्या काम करता है, वो ब्लड वेसल्स को जो है वो डायलेट करने का काम करता है। दैट मीन्स कि वो वेजो डायलेशन का काम करता है, ओके। हमने बात करी थी लिवर के अंदर क्या कर रहा था, तो लिवर के अंदर जनरली जो बीटा 2 था वो स्टिमुलेट होकर क्या कर रहा था कि हाइपोग्लाइसीमिया की जो कंडीशन आ रही थी उसको रिवर्स कर रहा था, ओके। जनरली जो देखते हैं जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो है वो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन लेते हैं, तो जनरली उन कंडीशन के अंदर कुछ पेशेंट में ऐसा होता है कि मतलब हाइपोग्लाइसीमिया डेवलप हो जाता है, ओके। और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया जो कंडीशन डेवलप हो जाती है तो उसको रिवर्स करने का जो काम करता है वो बीटा 2 रिसेप्टर करता है। तो अगर हम बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहे हैं, ओके, सो जनरली अगर हम बीटा 2 को ब्लॉक कर रहे हैं तो जो ब्रोंकस में डायलेशन था वो डायलेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि वो ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ओके। ब्लड वेसल के अंदर कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। इवन लिवर के अंदर जो वो प्रॉपर्टी थी कि वो हाइपोग्लाइसीमिया को रिवर्स कर रहा था तो वो रिवर्स नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई जो है वो बीटा 2 ब्लॉकर को जो है वो यूज नहीं किया जाता क्लिनिकली, ओके। ओके, सो जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं या फिर कोई पेशेंट ऐसा है कि जिसको जो है कार्डियक डिजीज है, तो उसके अंदर जनरली जो बीटा 2 ब्लॉकर जो ड्रग्स है उसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ओके। जबकि उसकी जगह पर जो है वो बीटा 1 जो है जो ड्रग है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है, चाहे वो हाइपरटेंसिव, अस्थमा या फिर कार्डियक डिजीज वाला पेशेंट हो, ओके। नाउ अब हम बात करते हैं कुछ सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की, ओके। और इनको जो है वो कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी कहा जाता है, ओके। और सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर भी कहा जाता है, ओके। सो बीटा ब्लॉकर और कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर, सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। गाइस ये बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, मतलब ये जो अब हम कैटेगरी डिस्कस करने वाले हैं वो सेफ है एस्थमेटिक पेशेंट में भी, डायबिटिक पेशेंट में भी, और जो पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज वाले पेशेंट हैं उनके अंदर भी, ओके। सो इसकी जो ड्रग्स हैं उसको हम लिख लेते हैं, ओके। और एक निमोनिक से हम उसको याद कर लेंगे, न्यू बीटा ब्लॉकर्स एक्ट एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। हम इनसे क्या क्या जो ड्रग्स है वो किस तरह से नाम रखा गया है। सो न्यू से हो जाएगा नेबिवोलोल, नेबिवोलोल। गाइस इनके लास्ट में जो है वो क्या आएगा, LOL। तो जहाँ पर भी जो है वो LOL आएगा तो उससे जो है ये पहचान लिया जाएगा कि ये सेकंड जनरेशन बीटा ब्लॉकर है, ओके। नाउ बिटॉक्सोलोल, बिटेक्सोलोल, ओके। ब्लॉकर से हो जाएगा बीजोप्रोवोलोल, बीजोप्रोवोलोल, ओके। एक्ट से हो जाएगा एसिटाब्यूलोल, एसिटाब्यूटोलोल। ई से हो जाएगा एस्मोलोल, ओके। एट से हो जाएगा एटिनोलोल, ओके। मायो से हो जाएगा मेटोप्रोलोल, एंड सी से हो जाएगा सैलिप्रोलोल।
तो जनरली ये सारी जितनी भी दवाइयाँ हैं ये जो हैं सेफ हैं डायबिटिक कंडीशन में भी, एस्थमेटिक कंडीशन में भी। तो सेफ फॉर एस्थमेटिक, डायबिटिक मेलाइटस एंड पेरिफेरल मस्कुलर डिजीज के अंदर जो है ये सेफ है। ओके, नाउ हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर देते हैं बीटा ब्लॉकर्स की। ओके, सबसे पहली जो है वो है इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। ओके, सो इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी। ओके गाइज, इसको जो है वो पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी कहा जाता है। ओके, ऑल्सो नोन एज पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं ये हम प्रॉपर्टीज़ के एक्सपेक्ट में हम बात कर रहे हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ किसकी? सो जो ये न्यू जो ये जनरेशन बनी है यानी कि बीटा ब्लॉकर की, ये हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी, और इसको क्या कहा गया है? पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी। ओके गाइस, एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो है, चाहे वो डोपामीन हो, नॉरेड हो, तो वो क्या करता है कि फॉर एग्जांपल हार्ट के अंदर जो है वो 10 बीटा रिसेप्टर्स हैं। ओके, तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या है, हम सपोज कर रहे हैं कि 10 बीटा रिसेप्टर्स हैं। ओके, 10 बीटा रिसेप्टर्स हैं, और जब भी एक रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होता है तो वो जो है 10 हार्ट रेट को जो है इंक्रीज कर देता है। ओके, तो जब 10 के 10 रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट होंगे तो वो कितनी हार्ट रेट को इंक्रीज करेंगे? 100 हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। ओके, एक हम एज्यूम कर रहे हैं। क्लियर? अब इन पेशेंट के अंदर हमने क्या किया, हमने इनको जो है वो बीटा ब्लॉकर दे दिया है। ओके, सो हमने क्या करा है, बीटा ब्लॉकर हमने इनको दे दिया है। अब बीटा ब्लॉकर देने के बाद में नॉर्मली कंडीशन के अंदर बीटा ब्लॉकर देने के बाद हम फिर से एज्यूम करते हैं कि जो नॉर्मली कंडीशन में जो बीटा ब्लॉकर है वो 10 to 20% रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ओके, सो 10 to 20% कितना हो जाएगा? 10 का ऑलमोस्ट जो है वो 1 to 2%, यानी कि 1 to 2। तो कहने का मतलब है कि 2 रिसेप्टर तक के जो हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं, लेकिन रिमेनिंग जो 8 रिसेप्टर हैं उन्होंने अपना काम किया, और 8 रिसेप्टर ने जो है वो क्या किया कि 80 हार्ट रेट को जो है वो प्रोड्यूस कर दिया। ओके, सो नॉर्मली कंडीशन के अंदर हम बात कर रहे हैं। बट अगर हमने बीटा ब्लॉकर ऐसे पेशेंट को दे दी जो पहले से जो है वो बीटा ब्लॉकर सेंसिटिव है। ओके, सो ऐसी कंडीशन में मेनली अगर नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें यानी कि इससे पहले वाली, तो 10 to 20% जो रिसेप्टर होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। ओके, लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि मोर देन 60% रिसेप्टर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं, और रिमेनिंग जो हार्ट रेट बचती है वो 20 to 30 बचती है, यानी कि 2 या 3 रिसेप्टर जो बचते हैं, और वो जो है क्या करते हैं, वो जनरली जो है वो 20 से 30 तक के हार्ट रेट को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, सो ये किस उसके अंदर है? जो बीटा ब्लॉकर सेंसिटिव पेशेंट है, तो उसके अंदर इतना सीवियर, तो इसमें क्या करता है वो? सीवियर ब्रेडिकार्डिया प्रोड्यूस कर देता है, ब्रेडिकार्डिया। ओके, सो ये यहाँ पर बताने का मीन ये है कि जो सेंसिटिव पेशेंट होते हैं उसके अंदर जो है वो ये जो मेडिसिन है उसमें हमारे को जो है अवॉइड करनी चाहिए। ओके, सो उससे क्या होगा, यानी कि कौन सी मेडिसिन? बीटा ब्लॉकर जो मेडिसिन है वो जो सेंसिटिव पेशेंट है उसमें ये अवॉइड करनी चाहिए। सो बीटा ब्लॉकर शुड अवॉइडेड इन सेंसिटिव पेशेंट। तो जो सेंसिटिव पेशेंट होते हैं उसके अंदर क्या करना है? बीटा ब्लॉकर को जो है वो अवॉइड करना है। अब अवॉइड तो करना है, लेकिन साथ में देना क्या है? ओके, सो साथ में जो देना है वो ये पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी की जो ड्रग्स हैं वो जो है उन पेशेंट्स को देंगे, क्योंकि एगोनिस्ट है, एगोनिस्ट की मैक्सिमम इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है, लेकिन यहाँ पे पार्शियल एगोनिस्टिक, यानी कि पार्शियल एगोनिस्ट मतलब ये है कि वो पार्शियली जो है वो एगोनिस्ट कर रहा है। ओके, सो अगर हम पार्शियल एगोनिस्ट देंगे ऐसे पेशेंट को तो उससे क्या होगा कि हार्ट रेट जो है वो जनरली जो वो होगा, जो रिसेप्टर ब्लॉक होंगे वो होंगे तो, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, पार्शियली जो है वो ब्लॉक होंगे, और फिर भी जो है वो 50 to 60 जो परसेंट जो रिसेप्टर्स हैं वो जो है अवेलेबल होंगे, और वो अपना जो काम है वो बहुत सही तरीके से कर रहे होंगे। ओके, सो पार्शियल एगोनिस्ट देकर जो है ऐसे पेशेंटों को जो है वो ट्रीट किया जा सकता है। ओके, सो इसमें जो है जनरली अगर हम बात करें कि इनमें कौन कौन सी ड्रग्स जो आती हैं तो उसको जो है एक बार देख लेते हैं। सो उसको भी जो है हमने जो है कुछ तरीके से जो है वो याद करने की कोशिश करी है, जैसे कंटेन पार्शियल एगोनिस्टिक एक्टिविटी,
सो कंटेन से हो जाएगा सेलिप्रोलोल, पार्शियल से हो जाएगा पिंडोप्रोलोल, ओके। एगोनिस्ट से हो जाएगा एल्प्रोनोलोल, एल्प्रोनोलोल, ओके। एंड एक्टिविटी से हो जाएगा एसिटाब्यूटोलोल, सो एसिटाब्यूटोलोल, ओके। सो ये जो है, जो ये ड्रग्स हैं, ये किसके एग्जांपल्स हैं? ये एग्जांपल्स हैं जो पार्शियल एगोनिस्टिक जो हमने बीटा ब्लॉकर की प्रॉपर्टी पढ़ी उसका ये एग्जांपल है, ओके। नाउ अब हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और वो सेकंड प्रॉपर्टी है बीटा ब्लॉकर की, वो है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग, ओके। सो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग जो है सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, और वो क्या है? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग, ओके, प्रॉपर्टी। तो जनरली होता क्या है कि जो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है बीटा ब्लॉकर के पास में मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग प्रॉपर्टी होती है, ओके। और ये क्या करते हैं कि जो सोडियम चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि अगर सोडियम चैनल्स ओपन रहेंगे तो वो डीपोलराइजिंग स्टेट को जो है वो करवा देते हैं। सो और जब इनको ब्लॉक किया जाता है, अगर न्यूरॉन के अंदर सोडियम चैनल्स को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, तो जो इफेक्ट आता है वो इफेक्ट जो कहलाता है वो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट कहलाता है, ओके। सो जनरली होता क्या है कि और सेकंड बात क्या है कि अगर सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा तो उससे क्या होगा? तो सोडियम चैनल जब ओपन हो जाएगा तो उसकी वजह से डिपोलराइजेशन होती है, ओके। सो जो बीटा ब्लॉकर हैं वो जनरली करते क्या है? सबसे पहली चीज तो इन्होंने क्या किया? लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस किया, ओके। साथ ही साथ में इन्होंने क्या किया कि जो सोडियम चैनल्स, सोडियम आयन चैनल्स थे उनको जो है इसने ब्लॉक कर दिया, सोडियम आयन चैनल को इसने ब्लॉक कर दिया, ओके। सो और साथ साथ में क्या करा? मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज कर दिया। जब जाहिर सी बात है, जब वो मेम्ब्रेन जो डिपोलराइजेशन से वापस जो है वो नॉर्मल की तरफ आती है तो मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग हो जाती है, स्टेबलाइजिंग, ओके। सो जनरली अगर हम बात करें कि मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, तो जो एरिथमेटिक जो पेशेंट होते हैं, ओके, तो उन कंडीशन के अंदर उनके साथ में क्या होता है कि उनके जो हार्ट के अंदर जो सोडियम पोटेशियम जो चैनल होता है उसको स्टेबल करने की नीड होती है, क्योंकि उनमें एरिथमिया डेवलप हो रहा है, ओके। सो वहाँ पर जो है ये बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल किया जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो उनका एरिथमेटिक जो एक पैटर्न होता है वो जो है वो फिर जिसे कहते हैं वो मेंटेन हो जाता है, वो ठीक हो जाता है, ओके। सो बीटा ब्लॉकर ने क्या किया? लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट दिया, साथ ही साथ में उसने क्या किया? सोडियम चैनल को ब्लॉक किया, और क्या किया? मेम्ब्रेन को स्टेबल किया, ओके। सो यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो भी ड्रग जो है वो सोडियम चैनल को जो है वो ब्लॉक कर देगी, तो वो जो है एज ए लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट जो है वो शो करेगी, जो कि बीटा ब्लॉकर शो करती है, ओके। नाउ एक हमने पढ़ा भी है कि जो बीटा ब्लॉकर होते हैं वो जनरली करते हैं कि कॉर्नियल रिफ्लेक्सिसिटी को जो है वो डिक्रीज करते हैं। तो जो बीटा ब्लॉकर होते हैं वो करते क्या है? डिक्रीजेस कॉर्नियल रिफ्लेक्स। जनरली कॉर्निया के अंदर कोई ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ओके। सो नेचर ने जो है इस तरह से बनाया है उसे कि उसके अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, ओके। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी सेंसरी नर्व्स उसमें मौजूद होती हैं, और वो सेंसरी नर्व्स जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जो है कॉर्निया को लगता है कि इंजरी होने का खतरा रहता है, तो वो ब्लिंक कर जाती है, ओके। सो जो आईलैशेस होती हैं वो ब्लिंक कर जाती हैं। उसकी वजह से जनरली होता है क्या है कि वो इंजरी होने से समवॉट बच जाती है। लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर किसी ऐसे पेशेंट को दिया जा रहा है तो वो क्या करता है? अपना लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करेगा, कॉर्निया के ऊपर भी लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करेगा। तो उसकी वजह से समवॉट क्या होगा कि वहां पर ये कॉर्नियल रिफ्लेक्स की जो प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और ऐसी कंडीशन के अंदर जनरली क्या होगा कि फिर इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। सो जनरली बीटा ब्लॉकर को जो है वो इसीलिए जो है ग्लूकोमा की कंडीशन के अंदर भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहा गया है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा, ओके। सो जनरली होता क्या है कि इसमें जो है वो लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करता है, और लोकल एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करने की वजह से क्या होता है? वो कॉर्नियल रिफ्लेक्स जो है वो डिक्रीज हो जाता है। साथ ही साथ हमने सेकंड चीज क्या पढ़ी कि ग्लूकोमा की कंडीशन के अंदर भी जो है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, ओके। नाउ अब हम कुछ ड्रग्स पढ़ लेते हैं जनरली, तो वो कौन कौन सी हैं उसको हम देख लेते हैं कि वो करती क्या है, किस कैटेगरी के अंदर आते हैं जनरली, ओके। सो जो ड्रग जो है मेम्ब्रेन को स्टेबल करने के अंदर, यानी कि जो हम ड्रग पढ़ रहे हैं ये वो हैं जो मेम्ब्रेन को स्टेबल करती हैं, ओके। सो इसका भी एक निमोनिक जो है वो बना हुआ है, पोजेसेस मेम्ब्रेन स्टेबिलिटी लोकल एनेस्थेटिक
प्रॉपर्टी। सो पोजेसिव से हो जाएगा प्रोपेनोलॉल, ओके। देन मेम्ब्रेन से हो जाएगा मेटोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल। लोकल से हो जाएगा लेबिटोलोल, लेबिटोलोल, ओके। एनेस्थेटिक से हो जाएगा एसिटाबिलोल, एसिटाबिलोल, ओके। और प्रॉपर्टी से हो जाएगा पिंडोलॉल, ओके। नाउ एक और नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो प्रॉपर्टी है वो है वाटर सॉल्युबिलिटी, ओके। सो जो वाटर सॉल्युबिलिटी की जो ये प्रॉपर्टी है जनरली हमने पहले भी अपने जो बेसिक कंसेप्ट जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी, वाटर सॉल्युबिलिटी, तो हमने पढ़ा था कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी वो क्या होगा, किडनी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, पास आउट हो जाएगी, ओके। लेकिन क्या होता है कि जो वाटर सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर्स हैं वो अगर किसी ऐसे पेशेंट को जो है वो दी जा रही हैं जो मतलब रीनल फेलियर की कंडीशन से जो है वो गुजर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो किडनी है वहाँ से जो है ये फिल्टर आउट नहीं हो पाएगी, ओके। और ये बॉडी के अंदर जो है वो क्या कर जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, रीएब्जॉर्ब हो जाएगी, तो वो बॉडी के अंदर समवट जो है वो टॉक्सिसिटी जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। सो इसलिए जो है वो वाटर सॉल्युबल जो बीटा ब्लॉकर्स हैं उनको जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया है किसके अंदर, जो रीनल फेलियर की जो पेशेंट होते हैं उनमें, ओके। कंसेप्ट क्या, कंसेप्ट यही है कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो मेनली जो है नॉर्मल कंडीशन में एक्सक्रीट हो जाती है किडनी से, लेकिन अगर किडनी फेलियर की कंडीशन है तो उसमें वो एक्सक्रीट नहीं हो पाएगी, यानी कि फिल्टर नहीं हो पाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी, ओके। एक चीज़ तो ये पड़ी। सेकेंड चीज़ ये कि जो वाटर सॉल्युबल जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं, इसको जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं। तो जब ये क्रॉस नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा कि जो CNS के जो साइड इफेक्ट हैं वो ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, ओके। तो CNS के जो साइड इफेक्ट है वो जो वाटर सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर है उस जो है वो नहीं करता है, ओके। सो हम कह सकते हैं कि CNS साइड इफेक्ट एब्सेंट, ओके। सो वाटर सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर के CNS साइड इफेक्ट एब्सेंट होते हैं, ओके। नाउ इसके अंदर जो है अगर हम बात करें कि वो कौन कौन से ड्रग्स हैं जो वाटर सॉल्युबल बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, तो जनरली जो है इसमें 3 ड्रग्स आती हैं, जिसमें एटिनोलॉल, नेडोलॉल, आती तो बहुत सारी हैं लेकिन जो मेन है वो यही है, ओके, एंड सोटालॉल। अगर हम इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में जो लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है वो कौन सी है, वो नेडोलॉल है। नेडोलॉल इज लॉन्गेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर, ओके। अगर हम बात करें सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग की, तो जो हमने पीछे जो डिस्कस किया है एस्मोलोल, वो जो है क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर है, ओके। तो एस्मोलोल क्या है, शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। नाउ अब हम बात करते हैं कि जो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओके। सो ये लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं और वो है थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। तो जनरली कोई भी ऐसा बीटा ब्लॉकर जो वेजोडाइलेशन कर दे वो क्या कहलाएगा, वो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर कहलाएगा। सो थर्ड जनरेशन क्या होगा, जो क्या कर दे, बीटा ब्लॉकर वेजल का डायलेशन करवा दें, ओके। जनरली हमने पढ़ा था कि जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है, वो वेजोडाइलेशन करता है, लेकिन हम इसको कर रहे हैं ब्लॉक, और उसके बावजूद, ब्लॉक करने के बावजूद वो जो है वेजोडाइलेशन करवा दे अगर, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर। तो जनरली इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जनरली होता ये है कि बीटा को ब्लॉक किया जाता है, साथ ही साथ जो है वो अल्फा को ब्लॉक किया जाता है, मतलब अल्फा बीटा सबको जो है इसमें ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उसके नतीजे में क्या होता है, वेजोडाइलेशन जो है वो हो जाती है, ओके। यानी कि अल्फा बीटा दोनों को जो है वो ब्लॉक कर रही है ये वाली जनरेशन में। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है लाबिटालॉल एंड कार्बिडालॉल। मेनली ये ड्रग्स क्या है, ये अल्फा एंड बीटा दोनों को जो है वो ब्लॉक कर रही है, ओके। सो अच्छा, इसमें जो है अगर हम बात करें कार्बिडालॉल की, तो कार्बिडालॉल जो है वो उसकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज है, लाइक ये जो है कार्बिडालॉल जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है,
और इसकी जो है कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। ओके, सो ये जो है थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर हो गई। ओके, यानी कि वो जो है वो क्या करवा रही है, वो वेजल का डायलेशन करवा रही है। जनरली अल्फा बीटा दोनों को जो है ये ब्लॉक कर रही हैं ये ड्रग्स। ओके, ड्रग्स कौन कौन सी पड़ी, लाबिडालोल और कार्बिडालोल। ओके, ना अब हम बात करते हैं कि जो बीटा ब्लॉकर है उसमें इंडिकेशन क्या है उसका यूज़ करने का। ओके, सो इंडिकेशन की जब हम बात करेंगे तो जनरली इसको हम दो पॉइंट ऑफ एक्सपेक्ट से हम बात करेंगे, एक जो है कार्डियक यूजेस में हम पढ़ लेंगे और एक जो है नॉन कार्डियक यूजेस में। यानी कि कार्डियक यूजेस में क्या इंडिकेशन है इसका और नॉन कार्डियक यूजेस में क्या इंडिकेशन है। ओके, सो जनरली अगर हम बात करें इंडिकेशन ऑफ यूज की, इंडिकेशन ऑफ यूज ऑफ बीटा ब्लॉकर। ओके, सो जनरली इसमें जो है वो दो कैटेगरी हो जाती हैं, एक होता है कार्डियक यूज और एक हो जाता है नॉन कार्डियक यूज। नॉन कार्डियक यूज, तो कार्डियक यूज के अंदर जनरली कहाँ कहाँ पर जो है इसको जो है ये इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हाइपरटेंशन में, ओके, एंजाइना वाली कंडीशन में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाली कंडीशन के अंदर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, एरिथमिया में। ओके, यहाँ पर इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। नॉन कार्डियक के अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो है परफॉर्मेंस एंजाइटी, परफॉर्मेंस एंजाइटी को दूर करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का कोई जो है कोई अगर बोला जाए कि तुम जाकर स्टेज पर जो है वो कुछ परफॉर्म करो और वो एक एंजाइटी टाइप की जो कंडीशन हो जाती है जिसमें ट्यूमर्स वगैरह जो सब हो जाता है, वो एक अजीब सी जो सिचुएशन होती है जिसको मेनली परफॉर्मेंस एंजाइटी ही उसका नाम इसीलिए रखा गया, तो उसको जो है ये ठीक करने के लिए किया जाता है इसका इस्तेमाल। ओके, साथ ही साथ टायरोटॉक्सिकोसिस के अंदर, थायरोटॉक्सिकोसिस, ओके, ग्लूकोमा के अंदर, ओके, एकेंथेसिया कंडीशन के अंदर। जनरली एकेंथेसिया क्या है, ये एंटीसाइकोटिक ड्रग का जो है वो साइड इफेक्ट होता है जिसमें जो है पेशेंट नींद में चलने लगता है। ओके, माइग्रेन के अंदर जो है इनका जो है यूज जो है वो करवाया जाता है। ओके, सो नॉन कार्डियक यूजेस में परफॉर्मेंस एंजाइटी को दूर करने के लिए थायरोटॉक्सिकोसिस, ओके, ग्लूकोमा या एकेंथेसिस या माइग्रेन की कंडीशन में इनको क्योर करने के लिए जो है वो नॉन कार्डियक यूज इसका हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें साइड इफेक्ट की, जो बीटा ब्लॉकर हैं उनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो साइड इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर क्या क्या हो सकते हैं, तो जनरली साइड इफेक्ट्स के अंदर जो है वो अगर हम बात करें बीटा 1 और बीटा 2 ब्लॉकर के, सो बीटा 1 ब्लॉकर एंड बीटा 2 ब्लॉकर। सो बीटा 1 के अंदर जनरली अगर बीटा 1 ब्लॉक होगा, जैसे कि हमें पता है बीटा 1 कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हार्ट में प्रेजेंट होता है, और जनरली जब वो स्टिमुलेट होता है बीटा 1 तो हार्ट के रेट को इंक्रीज करता है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करता है और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज करता है। तो अगर इसे हम ब्लॉक कर देंगे तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। ओके, जो कि देखा जाता है सिक साइनस सिंड्रोम में, सिक साइनस सिंड्रोम के अंदर देखा जाता है हार्ट रेट ड्रॉप हो जाती है। ओके, और कहाँ पर जो है वो बीटा ब्लॉकर का क्या साइड इफेक्ट होता है, कंडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, कंडक्टिविटी को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। ओके, मेनली देखा जाता है एवी ब्लॉक में, जो एवी बंडल ब्लॉक होता है वहाँ पर। उसके साथ साथ में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जो है डिक्रीज कर देता है। जनरली ये जो है वो एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो होता है उसके अंदर जो है ये देखा जाता है, एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। एक से हटो यहां से, ये अपनी हटाओ यहां से। ओके, अगर हम बीटा 2 ब्लॉकर की बात करें तो जो बीटा 2 ब्लॉकर का जो साइड इफेक्ट है उसमें अस्थमा, डायबिटीज मेलाइटस, साथ ही साथ जो है वो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज। ओके, सो ये जो है वो साइड इफेक्ट हैं बीटा ब्लॉकर के। सो दिस इज ऑल अबाउट सिम्पैथोलिटिक ड्रग्स। ओके, थैंक यू। ओके, सो यहाँ तक के जो टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग के बारे में। और अब ये बिल्ला कुछ कहना चाहता है। हाँ बोलो, तुम वीडियो के बीच में आ रहे थे बार बार, पढ़ाओगे? पढ़ाओ, चलो बोलो। इधर युक्सी, अब कहाँ भाग रहे हो, बैठो इधर। क्या पढ़ाना चाहते हो?
तो ये कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन ये बीच में बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था।